जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। 64 पोस्ट जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे। इसका जो है ना 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो है पूरा आज लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है बहुत लोग मैसेज कर रहे पीडीएफ नहीं डालें, 53 क्वेश्चन तक जो है ना पीडीएफ हम डाल चुके हैं। आगे जो है इसका पूरा कंप्लीट करते हैं, आपको जो है सारा 1 से लेकर 100 तक फिर से पीडीएफ सारा डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 64 पोस्ट एग्ज़ाम हुआ था ना, इसका 64 पोस्ट एग्ज़ाम हुआ था, पीटी का ऐसा करवा चुके थे। और मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 23/6/2024 को एक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इसका 75 तक कंप्लीट करवा चुके हैं, आगे 23 क्वेश्चन बचा हुआ, तो आज जो है ना पूरा खत्म कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस मद निषेध उत्पाद जो दरोगा है ना, 64 पोस्ट का जो है, जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 23/6/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 76 से स्टार्ट करते हैं। और अगर इसके पीछे का जो भी क्लास वो लोग नहीं देखे हैं, उसका क्लास पीछे का जो भी क्लास हुआ है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे 3 क्लास करवाए हैं, तो तीनों क्लास आप शुरू से देखिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। और इसका स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो सारा आप जाके देख लीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट जैसे ही खत्म होगा ना, तो शुरू से जो है एक 64 पोस्ट 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सिर्फ पीटी करवाए थे, उसके बाद मेंस का आएगा, उसका लगातार जो है ना शुरू से सारा सेट मतलब प्रैक्टिस सेट खत्म करवाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, सारा शुरू से नोट्स है बीच में दिया हुआ, सारा नोट्स और प्रैक्टिस सेट जो भी क्वेश्चन बैंक मतलब जो भी दिया हुआ है सारा शुरू से खत्म करेंगे। बस सभी लोग का मैसेज था ना कि 64 पोस्ट जो मेंस एग्ज़ाम हुआ पीटी का हुआ था पहले करवा दीजिए, तो ये जो है ना बस ये लास्ट सेट है। उसके बाद शुरू से ही मतलब क्वेश्चन बैंक को खत्म करने की कोशिश करेंगे, सारा नोट्स के साथ खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। देखिए 75 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्किप करते हैं। देखिए आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा, सारा क्वेश्चन याद होगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास को जो है लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना क्लास को रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग के लिए क्लास करवाया जाता है, क्योंकि आप लोग को हर वो क्वेश्चन याद हो, ना कि बस शॉर्टकट में बस क्वेश्चन वो पूछें और आंसर बताएं। ऐसा नहीं होता है, बस 2 क्लास या 3 क्लास में खत्म करें, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को जो है ना खत्म करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक जो है ना कौन सा है, बताइए। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है, कौन सा है बताइए। सही कथन का चयन कीजिए, इसमें सही कथन कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 4 सभी कथन क्या है, तो सही है। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक है वो अवस्थिति है, और भूतापीय और जलीय तापमान की दर में अंतर है, हवाओं की मौसमी बदलाव है, और अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ठीक है। ITCZ याद रखिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन कौन है, तो अवस्थिति है, भूतापीय और जलीय तापमान की दर में अंतर है, और हवाओं का मौसमी बदलाव है, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वही सब दिया हुआ कि भारतीय मानसूनी को प्रभावित करने वाला जो कारक निम्न कौन कौन है, अवस्थिति है, हवाओं की मौसमी बदलाव है, भूताप एवं जलीय तापमान में अंतर है, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ITCZ है। आगे देखिए कह रहा है कि अवस्थिति क्या होता है। तो कह रहा है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारकों में से अवस्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे निम्नलिखित रूपों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है हिमालय पर्वत की अवस्थिति, ये क्या होता है, तो यह भारत में आने वाले मानसूनी पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत की जो अवस्थिति होती है, यह भारत में आने वाली मानसूनी पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीपों में वर्षा का क्या होती है, कारण बनती है। आगे देखिए कह रहा है कि स्थलाकृति की अवस्थिति, ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पवनामुखी ढालों का कम वर्षा होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मेघालय के पठार की कीपनुमा आकृति के कारण मानसून पवनों द्वारा वहाँ संसार की सर्वाधिक वर्षा कराई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेघालय के पठार की कीपनुमा आकृति के कारण मानसून पवनों के द्वारा वहाँ संसार की सर्वाधिक वर्षा कराई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि अरावली पर्वत का मानसून पवनों की दिशा में समानांतर अवस्थिति, जिससे यह मानसून पवनों की दिशा में अवरोध अवस्थिति जिससे यह मानसून पवनों की दिशा में अवरोधक उत्पन्न कर वर्षा नहीं करा पाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अरावली पर्वत का मानसून पवनों की दिशा में समानांतर अवस्थिति जिससे यह मानसून पवनों की दिशा में अवरोध अवस्थिति जिससे यह मानसून पवनों की दिशा में अवरोध उत्पन्न कर वर्षा नहीं करा पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भूतापीय और जलीय तापन की दर में अंतर क्या होता है। भूतापीय और जलीय तापन की दर में अंतर क्या होता है, तो पहला जो अंतर है पॉइंट नंबर 1 कि भारतीय भूभाग 3 तरफ सागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो भारतीय भूभाग जो है 3 तरफ सागरों से घिरा हुआ है, और स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म व देर से ठंडा होता है, ठीक है।
तो कह रहा है ना कि स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म व देर से ठंडा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जल एवं स्थल के इस विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित होते हैं और ये वायुदाब प्रदेशी मानसून पवनों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि हवाओं का मौसमी बदलाव क्या होता है। तो कह रहा है कि इसमें दो भागों में बांट सकते हैं, हवाई मौसमों का जो है ना भाग को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन हवाएं, और दूसरा क्या है, शीतकालीन उत्तर पूर्वी हवाएं। तो पहले देखते हैं दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन हवाएं क्या कर रहा है। तो ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। तो दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन हवाएं जो होता है ना, ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर वर्षा क्या होती है, कराती है। और आगे ये कह रहा है शीतकालीन उत्तर पूर्वी हवाएं ये स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है और वर्षा कराने में प्रायः असमर्थ होती है। आगे देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, बंगाल की खाड़ी से कुछ जलवाष्प ग्रहण करने के उपरांत में हवाएं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ भूमध्य रेखा के पास एक गतिशील क्षेत्र है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में आने वाली व्यापारिक पवनें मिलती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि गर्मियों में ITCZ भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसक जाता है। क्या होता है ना कि गर्मियों में ITCZ भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में की तरफ खिसक जाता है, जिसके कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा पार कर उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, आ जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि फेरेल के नियम के अनुसार, कह रहा है कि फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आने पर यह पवन अपनी दाहिनी ओर अर्थात उत्तरी पूर्व की ओर मुड़ जाता है तथा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे देखिए, परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सबको पता है कि भारत में क्या कौन सी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ना अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है और मौसम का जो अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। और नेक्स्ट है कि मानसून शब्द का प्रथम प्रयोग अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने किया था। और याद रखिएगा कि मानसून शब्द का जो प्रथम प्रयोग था ना, वो अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने किया था और मानसून की खोज अरबी नाविक हिमपालस ने किया था। तो मानसून की खोज जो है अरबी नाविक हिमपालस ने किया था। चलिए क्वेश्चन बनाइए 77 पे कह रहा है कि देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी PDF भेज देंगे, आप मैथ को क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 पे कह रहा है कि कथन दिया हुआ है, कह रहा है कथन में भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला था, क्या सही है बताइए। इसका जो कथन है ना, ये क्या है, तो कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है। कारण क्या कर रहा है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है कि गलत है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, तो सही है। तो भारत को स्वतंत्रता जो है ना 15 अगस्त 1947 को मिला था और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बिल्कुल क्या है, तो उस कथन सही है। तो इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है और कारण भी सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। चलिए आगे देख, कह रहा है कि जो है ना भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और 20 फरवरी 1948 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो 20 फरवरी 1948 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। तो याद रखिएगा ना कि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की और जिसे माउंटबेटन योजना कहा जा गया है। इस योजना को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग स्वीकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे कह रहा है किसी बसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण जो गंध और रंग परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। कह रहा है किसी बसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण जो गंध और रंग परिवर्तित होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को जो है ना क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब या तो बोल सकते हैं हिंदी में विकृति गंधता कहेंगे। क्या कहेंगे, विकृति गंधता कहेंगे। तो ये कह रहा है कि किसी बसीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण गंध एवं रंग परिवर्तित होती है, इस प्रक्रिया को रेंसिडिटी या बिक्री गंधता कहते हैं। ठीक है, अब बिक्री गंधता के बारे में बोल रहा है कि वसायुक्त अथवा तौलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा
जाता है तो उपचयित होने पर तेल और वसा विकृति गंधित हो जाते हैं तथा इनके स्वाद और गंध क्या होते बदल जाते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है किण्वन के बारे में बोल रहा है। किण्वन क्या होता है? तो किण्वन अवायवीय स्थितियों यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होता है और किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो किण्वन क्या होता है? तो किण्वन अवायवीय स्थिति यानी कि वायु के अनुपस्थिति में होता है और किण्वन के कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। नहीं देखिए, शराब बनाने के लिए किण्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, शराब बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो किण्वन विधि का प्रयोग करते हैं। और जब बोल रहा है कि जब अंगूर पक जाते हैं तो उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तथा उनकी ऊपरी सतह पर ईस्ट उत्पन्न हो जाती है। अंगूरों को कुचला जाता है तो शर्करा एवं एंजाइम जाइमेज संपर्क में आते हैं तथा किण्वन आरंभ हो जाता है। ठीक है, जैसे C6H12O6 क्या है? जाइमेज से तुलना किया है, मतलब समय क्या संतुलित किया है तो 2,6H5OH और प्लस 2CO2 बना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हाइड्रोनीकरण प्रतिक्रिया क्या है? तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत निकेल का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। तो हाइड्रोनीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? इस अभिक्रिया के अंतर्गत निकेल जो है ना का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। हाइड्रोनीकरण में निकेल पाउडर की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त होकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? बदल जाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या है? खाद तेल दिया हुआ है, द्रव में H2 और NI से उत्प्रेरक किया है। खाद वसा मतलब ठोस, यहाँ पे क्या है? खाद तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और खाद वसा क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो निकेल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोनीकरण में किया जाता है। याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निकेल उत्प्रेरक का जो उपयोग होता है ना वनस्पति तेलों के हाइड्रोनीकरण में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 80 पे। कह रहा है कि सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक जो है ना क्या होता है? यहाँ संकेतों के अर्थ समान है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2π√m/k होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है ना कि सरल जो है ना, देखिए डी ऑप्शन है, कह रहा है कि सरल आवर्त गति निष्पन्न करने वाले कण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण तथा आवर्तकाल के क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं। और विस्थापन बराबर बोल रहा है, कह रहा है कि विस्थापन बराबर क्या होता है? तो सरल आवर्त गति का विस्थापन माइनस समीकरण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विस्थापन क्या है? सरल आवर्त गति का विस्थापन माइनस समीकरण है। चलिए कह रहा है कि इसको ना आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, सारा इसे समझा कर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा सारा। फिजिक्स का क्वेश्चन सारा एकदम सब बना के सारा डिटेल दिए हैं। इस सब को स्क्रिप करते हैं। सब चित्र के द्वारा जो है ना समझाया गया, बाकी PDF भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सर आप देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ, देख लीजिए। सर आप फिगर की तरह जो है ना फिगर देकर सर समझाए हैं सारा को। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 81 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 2 पेज में सारा डिटेल था 80 नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, ये कह रहा है ना कि वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस फसल की किस्म है? बताइए। कह रहा है वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल है। क्या है? तो चावल, याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो चावल का है। तो हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा चावल की किस्म है। और चावल जो है ना ग्रेमनी कुल की एक जो है ना उष्णकटिबंधीय फसल होता है। ठीक है, तो चावल जो होता है ग्रेमनी कुल का एक उष्णकटिबंधीय फसल होता है। और चावल जो भारत में जो है ना चावल की 3 फसलें, अमन जो शीतकालीन होता है, ओस जो होता है शरदकालीन होता है, और बोरो क्या होता है? ग्रीष्मकालीन उगाई जाती है। याद रखिएगा। तो भारत में जो है ना चावल की 3 फसल होता है। एक होता है अमन होता है जो शीतकालीन में होता है, ओस होता है शरदकालीन में, तथा बोरो का बात करें तो बोरो होता है ग्रीष्मकालीन में उगाई जाती है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक अमन जो है ना शीतकालीन किस्म फसल का उत्पादन होता है
और जो जून से अगस्त तक बोकर नवंबर से जनवरी तक काट ली जाती है। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक बोलेगा तो अमन किस फसल का उत्पादन होता है, जो किस अथी में होता है, शीतकालीन अथी में होता है, समय में होता है, जो जून से अगस्त तक बोकर नवंबर से जनवरी तक काट ली जाती है। ठीक है। अब विभिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली चावल की कुछ विशेष किस्में इस प्रकार है। देखिए, सांबा है, कुरबई है जो तमिलनाडु में होता है, कामिनी, कालजीरा और गोविंद भोग ये पश्चिम बंगाल में होता है, और जरी साल बोलेगा तो गुजरात में होता है, बासमती बोलेगा तो यूपी में होता है, और बिहार में भी होता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। आगे देख कह रहा है कि मतलब यूपी में ज़्यादा होता है, लेकिन बिहार में भी बासमती चावल जो है ना होता है, धान रोपा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग रोपते हैं, याद रखिएगा। तो आगे कह रहे थे कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कृषि निदेशालय द्वारा विकसित जो है ना धान की प्रथम बौनी प्रजाति बोलेगा तो क्या है, तो जया थी। क्या था, जया, याद रखिएगा। और आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कटक उड़ीसा में है। कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में। अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल बोलेगा तो फिलीपींस मनीला में है। आगे कह रहा है कि वर्तमान समय में चावल की अधिक उपज देने वाली कई किस्में विकसित की गई है। ठीक है, जैसे क्या है, तो IRS है, IR2 है, साकेत है, सरजुए है, और मसूरी है, गोविंद है, पूसा 221 है, और पूसा 33 है, गौरी है, श्वेता है, चिंगम है, धनु है, RS 204 है, GR8 है, साबरमती है, रत्ना है, कावेरी है, पद्मा है, अन्नपूर्णा है, लेहा हमसा है, बाल एवं N22 कीट रोधी किस्में। ये सब क्या है, तो चावल की सारी किस्में हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया था। ठीक है, तो कह रहा है कि वैज्ञानिक ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने पर वाले चावल का विकास किया था, और इस चावल का नाम जो है ना गोल्डन राइस रखा था। ठीक है, और गोल्डन राइस में जो है ना बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा गोल्डन राइस में कौन सा क्या पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और गेहूं की प्रमुख किस्में का बात करें क्या क्या है, तो गेहूं का प्रताप है, अर्जुन है, जनक है, कल्याण है, सोना है, गिरिजा है, VL 289, HI 1500 है, NW 236 है, MP 410 है, HS 420 है एवं 335 है। ये सब क्या है, तो गेहूं की प्रजाति है। आगे कह रहा है कि ICAR द्वारा पूसा बेकर नामक गेहूं की नई प्रजाति विकसित की गई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पूसा बेकर नामक गेहूं की जो प्रजाति है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ICAR के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे आइए, एक क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है, बताइए। संविधान में संशोधन की जो आवश्यकता होती है उस समय समय पर क्यों होती है, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव जरूरी होता है। ठीक है, तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है, तो समय समय के साथ बदलते परिस्थिति के अनुसार संविधान में बदलाव जरूरी होता है, और समाज में न्यूनतम समन्वय विश्वास बनी रहे। ये क्या है, ये क्या है, गलत है। ये सब क्या है, तो ABC क्या है, तो BCD क्या है, गलत है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि समय समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में माना जाता है। राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार संविधान में बदलाव आवश्यक होता है ताकि बदलती हुई परिस्थिति में संविधान अपने आप को ढाल सके। नेक्स्ट कह रहा है कि बदलती हुई परिस्थितियाँ सरकार के ढांचे और उनकी कार्यशैली को बदल देती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बदलती हुई परिस्थितियाँ सरकार के ढांचे और उनकी कार्यशैली को बदल देती है। और संविधान में संशोधन का जो प्रावधान था ना, वो भाग कितना में, तो भाग 20 के जो है ना अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ना स्वीकार किया गया, मतलब लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान में 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है। कौन कौन, तो पहला है कि संसद के साधारण बहुमत संशोधन द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करके, और तीसरा है कि संसद के विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा। ठीक है, तो संविधान में जो है 3 तरीके से क्या संशोधन कर सकते हैं, याद रखिएगा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करके, या तो संशोधन के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करके, या तो संसद के विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, आगे कर रहा है एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस सही विकल्प का चुनिए, उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। बताइए क्या होगा,
कह रहा है ना कि उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक रूप से क्या करता है, क्रम में दर्शाता है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। देखिए पहले क्या हो जाएगा, पड़ोस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो नगर होगा, उसके बाद नगर होगा, उसके बाद क्या होगा, तो राज्य होगा, उसके बाद क्या होगा, राष्ट्र होगा। तो पहले हो जाएगा पड़ोस, उसके बाद हो जाएगा समुदाय, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, गांव होगा, उसके बाद नगर होगा, उसके बाद राज्य होगा, उसके बाद राष्ट्र होगा। तो देखिए कह रहा है कि प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे कहा है कि प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। इसमें सत्य कथन जो है ना चयन कीजिए। कौन सा सत्य कथन है बताइए। कह रहा है कि प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए कह रहा है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए ये क्या है, यही कथन क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सत्य है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल क्या है, सही है। और देखिए इसका बी और सी देख लेते हैं क्या गलत है। तो प्रकाश में तरंग का गुण होता है लेकिन ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये क्या है, गलत है। और प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, क्या है, गलत है, जरूरी नहीं है। और प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों गुण नहीं पाए जाते हैं, ये क्या है, ये भी क्या है, गलत है, पाए जाते हैं। इसलिए क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका डिटेल देखिए, कह रहा है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसको गमन करने के लिए जो है ना माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए विकल्प क्या है, ए सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाश दोहरा प्रभाव ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट दर्शाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, किरण स्वभाव होता है, तरंग स्वभाव होता है। देखिए इसका पॉइंट देखिए, कह रहा है कि प्रकाश तरंग स्वभाव को दर्शाता है एवं यह विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है, इसलिए विकल्प क्या है, तो बी गलत है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग होता है और विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो कह रहा है यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसलिए विकल्प क्या है, सी गलत था, इसलिए ये क्या है, सही है। ठीक है ना, यांत्रिक तरंग जो होता है गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और परंतु विद्युत चुम्बकीय तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसलिए विकल्प क्या है, बी सी गलत था। आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों गुण पाया जाता है, इसलिए यह दोहरा स्वभाव प्रदर्शित करता है। और सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई डी ब्रोगली ने बताया था, इसलिए क्या है, तब ये जो है ना सही होगा, इसलिए क्या था, डी गलत था, यहाँ पे नहीं दिया था ना, इसलिए गलत था। तो आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाश का वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हमारी आंखें वस्तुओं को देख पाती है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे दृष्टि संवेदन को क्या करता है, उत्तेजित करता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि प्रकाश की प्रकृति जो है ना और उसके गुणों का अध्ययन प्रकाशिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है और उसके गुणों का जो अध्ययन होता है वो प्रकाशिकी के अंतर्गत किया जाता है, मतलब ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और प्रकाशिकी क्या है, मतलब रे ऑप्टिक्स। देखिए कह रहा है इसके अंतर्गत प्रकाशिकी के साधारण नियमों का आधार पर किरण आरेखों की सहायता से प्रवर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन से प्रतिबिंबों का बढ़ना आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है, चलिए आगे देखिए, तरंग प्रकाशिकी है, क्या है, तरंग प्रकाशिकी। देखिए वेव ऑप्टिक्स है, कह रहा है इसमें प्रकाश की प्रकृति एवं इसके संचरण, प्रकाश का गमन, प्रावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन और ध्रुवण इत्यादि क्रियाओं का अध्ययन तरंग सिद्धांत को आधार मानकर जो है ना किया जाता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि तरंग प्रकाशिकी जो होता है ना, इसमें प्रकाश की प्रकृति एवं इसके संचरण, प्रकाश का गमन, प्रावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन और ध्रुवण इत्यादि क्रियाओं का अध्ययन तरंग सिद्धांत के आधार पर मानकर किया जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्रकाश की किरणें जो है ना, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है और एवं इसे गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता जो है ना नहीं होती है, परंतु गमन के मार्ग में किसी माध्यम के बदलने से किरणों की दिशा में परिवर्तन जो है ना नहीं परिवर्तन हो जाता है और माध्यम के परिवर्तन दूसरे माध्यम में किरण के इस प्रकाश मोड़ने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम न्यूटन ने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधी रेखा में क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम न्यूटन ने स्पष्ट किया कि प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधी रेखा में क्या करते हैं, गमन करते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, बताइए। एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH होगा। ठीक है, CH होगा।
तो आगे कह रहा है कि एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड जो है ना C सिंगल बॉन्ड H है, और कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन, इसके बारे में कह रहा है कि इसके क्रियाशीलता बहुत कम होता है और कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवन से जुड़े यौगिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इस हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन की संख्या को बताता है। ठीक है, जैसे देखिए मीथेन दिया हुआ, इसका स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। आगे देखिए एथेन का दिया हुआ है। आगे आइए देखिए आगे कह रहा है कि अन्य उदाहरण क्या है, तो प्रोपेन है, न्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्टेन है, ऑक्टेन इत्यादि। आगे कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कह रहा है इसमें कार्बन के यौगिक में द्वि अथवा त्रि आबंध होता है। इसके अंतर्गत एल्कीन तथा एल्काइन हाइड्रोकार्बन को शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एल्कीन क्या कह रहा है, एल्कीन बारे में कह रहा है कि इसमें कार्बनिक यौगिक के द्विबंध होता है। तो एल्कीन में क्या कह रहा है, इसमें कार्बनिक यौगिक के द्विबंध होता है, इसे एथिलीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, जहाँ n का मान 2 से कम नहीं होता है, इसलिए एथिलीन का बोलेगा तो C2H4 होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि एल्काइन क्या है, तो इसमें त्रिबंध होता है। क्या होता है, त्रिबंध होता है, इसे एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एल्काइन के बारे में कह रहा है इसमें त्रिबंध होता है, इसे एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका जो समाधान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन का बोलेगा तो CnH2n-2 होता है, और एथिलीन का बोलेगा तो क्या सूत्र होता है, तो CnH2n होता है। ठीक है, मतलब एल्कीन का बोलेगा तो जो है ना CnH2n होता है, और एल्काइन का बोलेगा CnH2n-2 होता है, जहाँ n का मान 2 से कम नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए जैसे एल्काइन एसिटिलीन या इथाइन C2H2, इसे HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड क्या है, H है। चलिए आगे देखिए, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इसमें भी देखिए इस तरह से रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए तर्क दिया हुआ है, गणित की कक्षा में बहुत सारे छात्र असफल हो रहे हैं, और कथन में है कि गणित की कक्षा को बंद किया जाए। कथन 2 है कि गणित की कक्षा को पुनरीक्षण किया जाए। ये भी क्या है, रीजनिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर कथन 2 सही है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, ये भी क्या है, तो रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे, 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन सा पहाड़ी जो है ना मेघालय पठार का भाग है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन सा पहाड़ी जो है मेघालय पठार का भाग है, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गारो पहाड़ी है। क्या है, तो गारो पहाड़ी, याद रखिएगा। आगे देख कह रहा है कि गारो पहाड़ी जो है ना, गारो पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख कह रहा है कि आरंभ में मेघालय का पठार छोटानागपुर पठार के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है कि आरंभ में मेघालय का जो पठार है वो छोटानागपुर पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन विवर्तनिक हलचल के दौरान दोनों के मध्य एक भ्रंश का निर्माण जो है ना हुआ, तथा बीच का चौड़ा क्षेत्र नीचे धंस गया, और बाद में यह क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्रा आबाद तंत्र द्वारा लाए गए मलबे से भरता गया और मैदान जो है ना बन गया। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि छोटानागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी सिरे पर स्थित राजमहल की पहाड़ी तथा मेघालय का पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित गारो पहाड़ी के बीच की यह निम्न भूमि राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जो है ना जानी जाती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मेघालय पठार की उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से छोटानागपुर पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि मेघालय पठार का जो उत्पत्ति है एवं संरचना की दृष्टि से छोटानागपुर पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। नेक्स्ट कह रहा है इस पठार के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि गारो पहाड़ों की सर्वोच्च चोटी बोलेगा तो क्या है, तो नोकरेक है। तो याद रखिएगा कि गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी बोलेगा तो कौन सा है, तो नोकरेक है, और नोकरेक की ऊंचाई कितनी है, तो 1515 मीटर है, और जो तूरा शहर के करीब है यहाँ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि गारो के जो है ना पूर्व में खासी पहाड़ी है, और खासी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी बोलेगा शिलोंग शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1961 मीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि गारो के जो पूर्व में जो है ना खासी पहाड़ी है, और खासी पहाड़ी के सर्वोच्च चोटी बोलेगा तो शिलोंग शिखर है, और जिसकी ऊंचाई 1961 मीटर है, ही मेघालय पठार का जो है ना सर्वोच्च शिखर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि कार्बो एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कछार पहाड़ी मेघालय के पठार का ही हिस्सा है। और नेक्स्ट कह रहा है खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मानसीराम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
तो कह रहा है कि खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मानसीराम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ लेटराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का जो है ना विकास हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अधिक वर्षा होने के कारण जो है यहाँ लेटराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि शिवालिक तथा डफला पहाड़ी हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो शिवालिक तथा डफला पहाड़ी जो है ना हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवालिक कह रहा है यह हिमालय की दक्षिण एवं नवीन श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं नवीन श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई बोलेगा तो 900 से 1200 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जो है जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो है ना डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, आबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। और नागालैंड में जो है ना क्या बोलते हैं, तो नागा पहाड़ी बोलते हैं। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी बोलते हैं। मिजोरम में मिजो पहाड़ी बोलते हैं। और देखिए नेक्स्ट देखिए कह रहा है नीलगिरी पहाड़ी। इसके बारे में कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलाकृति गांठ है जहाँ पूर्वी घाट पर्वत तथा पश्चिमी घाट पर्वत एक दूसरे से क्या है मिले हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि नीलगिरी घाट को सर्वोच्च चोटी बोलेगा डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 2637 मीटर है। तो नीलगिरी घाट की सर्वोच्च चोटी बोलेगा डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और जो प्रथम बोलेगा अनायमुडी है, क्या है, तो 2615 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी बोलेगा तो क्या अनायमुडी क्या है, तो डोडा बेटा है। ठीक है, याद रखिए। आप प्रथम बोलेगा तो अनायमुडी है। तो याद रखिए नीलगिरी घाट की सर्वोच्च चोटी बोलेगा डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत के दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और प्रथम बोलेगा तो क्या अनायमुडी है। और नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में साइलेंट वैली स्थित है, जो जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत क्या है महत्वपूर्ण क्षेत्र। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे देखिए कह रहा है ना कि इसमें भी देखिए क्या है, तो एक तरह से रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस में जो है रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत आता है, मैथ से ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन आता है, इसलिए रीजनिंग क्वेश्चन को ध्यान पे अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा। डेली आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था उसको बस बनाने की कोशिश कीजिए और मैथ का बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी इतना से तो आराम से हो जाएगा। बाकी इतना भी तो मैथ में जो है ना, इतना भी तो नहीं कि मैथ रीजनिंग नहीं बनेगा। बाकी रीजनिंग में जो है मेंस अगर क्वालिफाई करना है तो आपको रीजनिंग का जो है ना, आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया उस आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना जरूर पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, हर हाल में बनाना पड़ेगा। उसी से आपको जो है ना प्रैक्टिस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत कथन का चयन कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है ना सत कथन का चयन कीजिए। सत कथन कौन सा है, देखिए कह रहा है ना कि भारत एक जो है ना धर्म मानने वाला देश है, क्या है, गलत है। भारत द्वारा धार्मिक कार्यों को प्रबंधन एवं प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्या है, गलत है। और भारत एक धर्म संरक्षण देता है, क्या है, गलत है। और भारत में सभी धर्मों का समान संरक्षण होता है, प्राप्त है, क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में सभी धर्मों का समान संरक्षण क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि भारत में सभी धर्मों का समान संरक्षण प्राप्त है, यह कथन बिल्कुल सही है। अब भारत में सभी धर्मों का समान व्यवहार किया जाता है, अर्थात किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। तो 25 से 28 तक जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों का प्रयास करने का अधिकार दिया गया है। और नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 27 के अनुसार कहा गया कि अनुसार नागरिकों को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की स्थापना पोषण के बदलने में कर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और आगे कह रहा है कि पद निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। इसका अर्थ जो है ना भारत में सभी धर्मों को राज्य में समान सुरक्षा और समर्थन प्राप्त करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में असत कथन का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना असत है, मतलब कौन सा कथन गलत है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। देखिए इसका पढ़ते हैं कि इसमें कौन सा कथन गलत है। ये कह रहा है ना, कह रहा है कि फ्लेमिंग जो है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर क्या जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। आगे देखिए कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के मध्यमा अंगुली के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती क्या है, ये गलत है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो है ना मध्यमा अंगुली से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, क्या है, गलत है। और प्रतिवर्ती धारा को समान
समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है, जबकि दिश धारा में समय के साथ दिशा परिवर्तित नहीं होती है। क्या है? तो बिल्कुल क्या है, सही है, ए भी सही है और क्या है तो 3 भी सही है। और आगे कह रहा है कि भारत में बिजली की आवृत्ति जो है ना हर 1/50 सेकंड में क्या होती है, बदल जाती है। तो क्या ये भी क्या है, सही। इसमें गलत उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 क्या है, गलत था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केवल 2 जो है ना फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली के से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, यह कथन क्या असत्य है। आगे देखिए, कह रहा है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है। तो कह रहा है अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे के इस प्रकार फैलाए गए ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है को संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दिशा दर्शाती है। इस सरल नियम को फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। देखिए इसका दिया हुआ है, चालक की गति दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है और गति क्षेत्र जो है ना प्रेरित विद्युत धारा है और चालक प्रेरित विद्युत धारा दिया हुआ है। अंगुली का दशा का मतलब फोटो दिया हुआ है। आगे देखिए, कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त का जो नियम मतलब बायां हाथ का नियम क्या कहता है। फ्लेमिंग के बाम हस्त या बायां हाथ का नियम क्या कहता है। कह रहा है इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा या तथा अंगूठे के इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे को क्या परस्पर लंबवत हो। चित्र 13.13 में जो है ना नीचे दिया हुआ है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। तो मतलब जो है ना अंगूठा चालक की गति दिशा अथवा चालक को आरोपित बल की दिशा की ओर क्या करता है, संकेत करेगा। देखिए फिगर में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, कह रहा कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम है। ठीक है, कह रहा कि विद्युत मोटर, विद्युत यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियाँ हैं इसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, उपयोग होता है। तो कह रहा कि विद्युत मोटर, विद्युत यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का क्या होता है, उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। देखिए इसे मिलाना है। जोजिला धारा बोलेगा तो कहाँ है बताइए, जोजिला धारा बोलेगा तो कहाँ है बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर, याद रखिए कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नथुला धारा बोलेगा तो कहाँ है, तो सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में। और बोमडीला धारा बोलेगा तो कहाँ है, ये कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और शिवकिला धारा बोलेगा तो कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि नीचे इधर दिया हुआ था, देखिए ये कह रहा है ना। देखिए जोजिला धारा बोलेगा तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नथुला धारा कहाँ है, तो सिक्किम में है। बोमडीला कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और शिवकिला धारा बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, आगे कह रहा है कि जोजिला दर्रा के बारे में बोल रहा है। कह रहा है कि यह भारत में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा 3528 मीटर की ऊंचाई पे जो है ना स्थित है। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा स्थित है। आगे कह रहा है श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ने वाली राजमार्ग NH1 पूर्व नाम क्या था, NH1D था। इसे दर्रे से होकर जो है ना गुजरता है। तो श्रीनगर, कारगिल, लेह को जोड़ने वाली राजमार्ग NH1 जो है पहले नाम इसका क्या था, NH1D था। इसी दर्रे से होकर क्या होता गुजरता है। नहीं देखिए, कह रहा शिवकिला दर्रा, कह रहा इसके बारे में कह रहा है कि यह दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत को जोड़ता है। जो शिवकिला दर्रा है ना, वो क्या करता है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। और शिमला से तिब्बत जाने वाला मार्ग इसी तरह से क्या होता है, गुजरती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सतलुज नदी इसी तरह से क्या होता है, भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा, कह रहा है यह दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। और यह गंगटोक एवं लहासा जो है भारत चीन के बीच संपर्क मार्ग क्या करता है, स्थापित करता है। और सन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, और परंतु सन 2006 में इसे क्या कर दिया, पुनः खोल दिया गया था। आगे कह रहा है कि यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक जो है ना उपशाखा का भाग होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बोमडीला दर्रा कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है, बोमडीला दर्रा के बारे में कह रहा है कि यह दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है ना उत्तर पूर्व हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो याद रखिएगा, बोमडीला दर्रा जो है, यह दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में उत्तर पूर्व हिमालय श्रेणी में स्थित है। और यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बोमडीला दर्रा जोड़ता है। और शीत ऋतु में बर्फबारी के कारण यह क्या होता है, दर्रा बंद हो जाता है। आगे देखिए, कह रहा है परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण दर्रे क्या क्या है। देखिए इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए काराकोरम दर्रा बोलेगा तो जो है ना ट्रांस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय प्रदेश में है।
ये कहाँ है? लद्दाख में है। इसका मार्ग जो है ना भारत चीन के बीच स्थित है। काराकोरम बोलेगा तो ट्रांस हिमालय का प्रदेश का है, और अवस्थिति बोलेगा लद्दाख में है, भारत चीनी मार्ग को जोड़ता है। ठीक है। चांगला दर्रा बोलेगा ट्रांस हिमालय में है और लद्दाख में है, भारत चीनी को क्या करता है? जोड़ता है। खारदुलंगा दर्रा बोलेगा तो ट्रांस हिमालय का भाग है, लद्दाख का है, और भारत चीन को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट है बुर्जिला दर्रा बोलेगा तो बृहद हिमालय का भाग है, जम्मू कश्मीर में है, और श्रीनगर को क्या करता है? गिलगित से जोड़ता है। नेक्स्ट है बालाचा दर्रा, ये बृहद हिमालय का भाग है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेह मनाली को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए कारा की नीति दर्रा, ये बृहद हिमालय का भाग है, उत्तराखंड में स्थित है, भारत चीन को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट है माना दर्रा का बृहद हिमालय का भाग है, उत्तराखंड में स्थित है, और भारत चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट है मुलिंगला दर्रा, ये बृहद हिमालय का भाग है, उत्तराखंड में स्थित है, भारत चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट है जिलेपला दर्रा, ये बृहद हिमालय का भाग है, सिक्किम में स्थित है, गंगटोक और ल्हासा को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा, ये लघु हिमालय का भाग है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू और कश्मीर को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा, ये लघु हिमालय का भाग है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, ये लघु हिमालय का भाग है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मनाली लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा, ये उत्तर पूर्वी हिमालय का भाग है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट है पांग साउ दर्रा, उत्तर पूर्वी हिमालय का भाग है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट है तुजु दर्रा, ये क्या करता है? पूर्वी हिमालय का भाग है, मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर म्यांमार को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है दास दर्रा, मतलब पास बोल रहा है। कह रहा है कि दर्रा एक प्राकृतिक संरचना होता है, ठीक है, जो पर्वतों के आर पार जाने का मार्ग को क्या करता है? प्रस्तुत करता है, और यह इसे स्थानीय रूप में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे बारा लाचा, नाथुला, सिरकिला कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से आती श्वेत प्रकाश की किरण स्रोत के बीच एक घूमती हुई मतलब जो है ना, मतलब क्या चकती रख दी जाती है तो क्या होता है? बताइए। कहता कह रहा है किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से आती श्वेत प्रकाश किरण स्रोत के बीच एक घूमती हुई चकती रख दी जाती है तो क्या होगा? ये जो है ना चकती प्रकाश का क्या करता है? विवर्तन करेगा। क्या होगा? प्रकाश चकती पर क्या होगा? प्रकाश का विवर्तन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कह रहा है देखिए चकती पर प्रकाश का क्या होगा? विवर्तन होगा। तो जब एक घूमती चकती श्वेत प्रकाश से पथ में आती है तो वह गतिमान पिंड की तरह चक्कर काटती है, जिसके कारण प्रकाश चकती किनारे मुड़कर आगे की तरफ फैल जाती है, जैसे कि उसको पथ में कोई अवरोध ना हो। इस घटना को प्रकाश का क्या करते हैं? विवर्तन कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विवर्तन। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर पड़ती है तो वह मुड़कर आगे की तरफ फैल जाती है, और प्रकाश इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो विवर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु किनारे पर पड़ती है तो वह मुड़कर आगे की तरफ फैल जाती है। जब प्रकाश इस घटना को प्रकाश का क्या करते हैं? विवर्तन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि देखिए फिगर में दिया हुआ है, ये अवरोध दिया हुआ है, ये पर्दा दिया हुआ है। देखिए कह रहा है विक्षेपण क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पृष्ठ के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए विकल्प क्या है? ये जो है ना गलत है। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रकाश का व्यक्तीकरण, दो अलग अलग सुसंगत स्रोत से आने वाली प्रकाश की तरंगें आपस में क्या होती? मिलती है, जो एक दूसरे पर और अध्यारोपित होकर कम अधिक या समान आयाम की परिणामी तरंग बनाती है, और प्रकाश के इस घटना को व्यक्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है यंत्र डबल स्लिट प्रयोग में इससे संबंधित होती है। ठीक है। नहीं तो ये कह रहा है कि डबल जो कह रहा नेक्स्ट कह रहा है कि यंत्र डबल स्लिट प्रयोग, यहाँ दो अलग अलग स्रोत से प्रकाश नहीं आ रहा है, इसलिए विकल्प क्या है? तो सी गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रकाश अपवर्तन के बारे में बोला कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? तो कह रहा है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, आगे देखिए दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखा रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जबकि आवृत्ति में क्या होता है? नो चेंज होता है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वेग, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता क्या होगा? चेंज हो जाएगा, लेकिन जबकि आवृत्ति क्या होता है? चेंज नहीं होगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रश्न में माध्यम परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए विकल्प क्या है? डी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है कि पृथ्वी पर वनस्पतियों और वन जीव को निम्नलिखित में से किससे खतरा नहीं है? बताइए क्या होगा?
करा कि पृथ्वी पर वनस्पति और वन्यजीवों को निम्नलिखित में से किससे खतरा नहीं है? तो वनारोपण और सामाजिक कृषि से खतरा नहीं है, लेकिन आक्रामक प्रजाति एवं अवैध वन्यजीव व्यापार से खतरा है, कृषि व्यापार से खतरा है, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से खतरा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर वनस्पति और वन्यजीवों को वनारोपण पर सामाजिक कृषि को खतरा नहीं है। वनस्पति और वन्यजीव को खतरा क्या कर रहा है, इसके बारे में बोल रहा है कि आक्रामक प्रजाति को अवैध वन्यजीव व्यापार, कृषि का विस्तार, औद्योगिक का तेजी से विकास, झूम कृषि, वनों का अंधाधुंध कटाई, जानवरों का अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन, ये सब क्या है? तो वनस्पति और जीवों का खतरा है। ठीक है, याद रखिए ये सब कारण क्या है? तो वनस्पति जीवों को क्या है? खतरा दर्शाता है, याद रखिएगा। तिलाही कह रहा है कि वनस्पति और वन्यजीवों खतरा को से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता एवं संधि किया गया है, जो निम्न है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना 1972 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अब पर्यावरण से संबंधित प्रयासों के लिए ग्लोब 500 पुरस्कार स्थापित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वन जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन CAWT वन जीव की अवैध तस्करी पर लोगों को सरकारी को ध्यान आकर्षित के लिए एक पहल है। ठीक है, तो कह रहा है वन जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन जो है ना, तो कह रहा है कि वन जीव की अवैध तस्करी पर लोगों और सरकारी को ध्यान आकर्षित के लिए एक पहल है। आगे कह रहा है कि साइट्स, इसका उद्देश्य जंगली जानवरों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व एवं उत्तरजीविता पर खतरा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट करा IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं IUCN का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे करा है किसका IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा संकटग्रस्त जीवों, जंतुओं एवं सूची जारी की जाती है, जिससे रेड डाटा बुक जो है ना कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो रेड डाटा बुक होता है, रेड डाटा बुक जो होता है कौन जारी करता है? तो IUCN जारी करता है। कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। चलिए आगे ये कह रहा है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन जो है ना फॉरेस्ट UNFF कह रहा है इसका गठन मुख्य उद्देश्य जो है ना सभी तरह के वनों का संरक्षण, प्रबंधन एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है। आगे कह रहा है कि पर्यावरण एवं वन जीव को बचाने के लिए भारत सरकार की पहल क्या क्या है? देखिए कह रहा है कि पर्यावरण एवं वन जीव को बचाने के लिए भारत सरकार का क्या क्या पहल है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। ठीक है, इसलिए ये सब जो है ना योजना लाया गया था। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में लाया गया था। और वन संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो कब आया था? 1980 में आया था। और राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1988 में आया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो 1972, और वन जीव अधिनियम बोलेगा तो 1980, और राष्ट्रीय वन नीति बोलेगा तो 1988। ये तीनों क्या है? तो अलग अलग है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो 1986, और सतत विकास की संकल्पना, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान, और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बोलेगा तो 2006 में आया था। और राष्ट्रीय सौर मिशन, शुष्क कृषि विकास, और राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान होगा। ठीक है, ये सब क्या है? तो भारत सरकार का क्या है? तो पहल है। चलिए क्वेश्चन 96 पे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त जो है ना सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कौन सा विकल्प जो है ना सही होगा? बताइए क्या है, बताइए। कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा इसका? जो सही उत्तर होगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए पहले क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय से आम जनता कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या होगा? 3 नंबर, गांधी जी द्वारा देशव्यापी रोलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया। उसके बाद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। उसके बाद लास्ट में क्या? ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात शुरू हुई खिलाफत आंदोलन था। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 3, 2, 4। आगे इसका डिटेल देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1919 के बीच लड़ा गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से लगभग 11 लाख सैनिक भर्ती होकर विदेश लड़ने गए, जिसमें जो है लगभग 74,000 सैनिक जो है ना मारे गए। इस समय सैनिकों की भर्ती कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाब में प्रथम विश्व युद्ध को लाम या लंबी लड़ाई कहा गया। और वर्ष 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। और गांधी जी द्वारा भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को इस अधिनियम को अहिंसक विरोध के दिन अपमान और प्रार्थना और हड़ताल के रूप में मानने के लिए कहा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे क्या किए? मारे गए थे। और वर्ष 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया।
और जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा पद की पुनर्स्थापना हेतु अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। और यह भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक प्रकार का राजनीतिक धार्मिक क्या था, आंदोलन था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे ये क्वेश्चन बनाइए नेक्स्ट पे। संदर्भ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए पढ़ते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार के अवसर सुनिश्चित करना होता है। क्या है, एक सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार व अवसर सुनिश्चित करना होता है, सही है। और समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानवीय दृष्टिकोण से क्या करता है, देखती है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि लोकतंत्र के संबंध में 1 और 2 कथन क्या है, सही है। लोकतंत्र में समानता के अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार व अवसर की सुनिश्चित करना होता है और समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानवीय दृष्टिकोण से देखती है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करती है। इस उपबंध में समानता के 3 आयाम राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक शामिल है। नागरिक असमानता क्या होता है, तो कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समानता में को क्या करता है, सुनिश्चित करते हैं। पहला क्या है, विधि के समझ समता बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 में है। और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पे बोलेगा अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रावधान है, दिया हुआ है। आगे का देखिए कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16 में है। अस्मिता का अंत बोलेगा अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत बोलेगा कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 18 में है। सब क्या है, तो समानता, ये सब क्या था, तो नागरिक समानता था। ठीक है, चलिए आगे ये देखिए राजनीतिक समानता क्या कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से शामिल होने के लिए आरोग्य करार नहीं दिया गया जाएगा, अनुच्छेद कितना, 325 में है। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए वैध मतदान का प्रावधान बोलेगा तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 326 में है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के आरोग्य करार नहीं दिया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 325 में है। और लोकसभा और विधानसभा के लिए वैध मतदान का अधिक प्रावधान बोलेगा तो अनुच्छेद 326 में है। देखिए आगे कह रहा है कि आर्थिक समानता क्या है, तो कह रहा है कि महिला तथा पुरुष के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए वेतन के लिए अधिकतर अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, तो आर्थिक जो समानता होता है ना, वो महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, अनुच्छेद 39 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। सूची 1 दिया, सूची 2 दिया। बताइएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है ना क्या होगा, बताइए ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं, बताइए क्या होगा। ब्लीचिंग जो पाउडर का प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं, इसका जो सही, इसका जो प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो H2Cl2 के उत्पादन में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो होगा ना, सॉरी देखिए यहाँ इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या है, तो देखिए इसका जो है ना, देखिए 1 मिनट, ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग करते हैं ना, इसका ऑप्शन नंबर बी था, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग करते हैं रंग एवं धब्बा हटाने में करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो रंग एवं धब्बा को हटाने में जो है ना ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। आप बेकिंग सोडा का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इसका जो प्रयोग करते हैं ना एंटासिड में करते हैं। किस में करते हैं, एंटासिड में जो है ना बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। और बासिंग सोडा का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बासिंग सोडा का जो प्रयोग है ना ये करते हैं कांच के निर्माण में। कहाँ करते हैं, कांच के निर्माण में। और सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो H2Cl2 के उत्पादन में करते हैं। देखिए फिर से देखिए, रंग एवं धब्बा हटाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। H2Cl2 के उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और कांच के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, बासिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। और एंटासिड में जो है ना बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखा राइट साहब, इसका मिलान जो है ना क्या था, ए का A, बी का 4, सी का 3 और डी का 2 था। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग रंग एवं दाग धब्बे हटाने में करते हैं। और बेकिंग सोडा का प्रयोग एंटासिड में करते हैं। और बासिंग सोडा का प्रयोग कांच के निर्माण में करते हैं। और सोडियम क्लोराइड का प्रयोग H2Cl2 के उत्पादन में करते हैं। आगे देखा रहा है सोडियम क्लोराइड क्या है, तो कह रहा है देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोलिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अपक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड किसे कहेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जो उपयोग है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा, व्यंजन चूर्ण आदि के कच्चा पदार्थ के रूप में जो है ना प्रयोग होता है। आगे कह रहा है कि बेकिंग सोडा क्या है, इसका सूत्र होता है NaCO3 होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग जो है ना एक मूल पदार्थ
के रूप में किया जाता है। देखिए कह रहा है नेक्स्ट, देखिए कह रहा है कि देखिए इसका समीकरण दिया हुआ है। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। और बेकिंग सोडा के एंटैसिक एक संगठक जो है ना, जिसका क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल अधिकता की उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसका उपयोग जो है ना, बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। और बेकिंग सोडा एनेटैसिक का एक संगठन है, यह क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता पहुंचाता है। और बेकिंग सोडा का जो उपयोग करते हैं, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे आइए, कह रहा है कि बासिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो बासिंग सोडा को जो है ना धोने का सोडा भी कहते हैं। मतलब बासिंग मतलब क्या होता है, धोना होता है। तो बासिंग सोडा को धोने वाला सोडा भी कहते हैं। और वाशिंग सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। और बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म कर जो है ना, बेकिंग बोलेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। आगे कह रहा है यह जो है ना क्षारकीय अम्ल होता है। Na2CO3 10H2O को समीकरण अभिक्रिया करवाया तो Na2CO3 × 10H2O बना है। कौन सा क्या बना है, तो वाशिंग सोडा बना है। ठीक है, और वाशिंग सोडा का जो उपयोग होता है ना, कहाँ होता है, तो वाशिंग सोडा का उपयोग कांच, साबुन, कागज़ उद्योग में जो है ना वाशिंग सोडा का उपयोग होता है। और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में वाशिंग सोडा का उपयोग होता है। घरों में साफ सफाई करने में वाशिंग सोडा का उपयोग होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में वाशिंग सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, ये सभी में जो है ना वाशिंग सोडा का उपयोग होता है। आगे कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। औद्योगिक पैमाने पर व्यंजन चूर्ण के उत्पादन हेंसेल क्लेवर विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो औद्योगिक पैमाने पर व्यंजन चूर्ण का जो उत्पादन होता है हेंसेल क्लेवर विधि द्वारा किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है जल को संक्रमण रहित बनाने हेतु जो है ना किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है जल को संक्रमण रहित बनाने हेतु जो किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। 1 और 2 क्या दोनों सही है, क्या है 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल जो है ना लागू कर सकते हैं। बिल्कुल क्या है, तो सही है। जो प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल को लागू कर सकते हैं। और लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल को वापस लेने के लिए बाध्य है। ये दोनों कथन क्या है, तो सही है। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे आइए। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर कभी भी कर सकते हैं। और इसका तात्पर्य यह है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से हो सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। आय करण 175 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बिना मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी और आपातकाल लागू होने के बाद मंत्रिमंडल को इस घोषणा के बारे में बताया। आय करण 175 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के परिधि से बाहर रखा था, किंतु इस प्रावधान को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट करा कि 1978 के 44वें संशोधन के से पहले राष्ट्रपति किसी भी आपातकाल घोषणा को अपने विवेक से समाप्त कर सकता था तथा लोकसभा को इसका संदर्भ में कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, आगे कह रहा है कि 1978 के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जब लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल वापस लेने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। आगे कह रहा है कि आपातकालीन प्रावधान का जो वर्णन है ना, वो भाग कितना में है, तो 18 में है। ठीक है, तो आपातकाल जो रहता है ना, ऐसे भी याद रखिएगा कि आपातकाल जो किसी चीज़ पे होता है तो 18 वर्ष पे क्या होता है, आपातकाल आ जाता है। तो याद रखिए आपातकालीन का जो प्रावधान है भाग 18 में है। अनुच्छेद बोलेगा तो 352 से 360 तक जो आपातकाल का वर्णन किया गया है और आपात उपबंध के प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1965 से लिए गए हैं। ठीक है, और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन संबंधी प्रावधान है। ठीक है, और जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए आपातकाल। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि आपात उपबंधों के 3 भागों में जो है ना बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात बोलेगा तो 352 में वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय शासन बोलेगा तो 356 में है और वित्तीय आपात का बोलेगा 360 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जो है ना मतलब उपयुक्त कथन से संबंधित में कौन सा कथन जो है ना सही है। देखिए,
तो कह रहा है कि देखिए इसका पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, बिना किसी वारंट के तलाशी की गिरफ्तारी ली जा सकती है। इसे आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उक्त में से कथन किसे समझे थे, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, बिना किसी वारंट की तलाशी गिरफ्तारी ली जा सकती थी। इससे आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो में से किसे कथन जो है किसे संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटेड क्या 1919 से संबंधित था। ठीक है, तो कह रहा है कि जो है ना इस एक्ट के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी और यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान कर सकता था जो विधि के अंतर्गत जो है ना मान्य नहीं होते हैं। आगे कह रहा है इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपीलीय नहीं की जा सकती थी और न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट की तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रशिक्षण के अधिकार को रद्द करने की आदि साधारण शक्तियों को दे दी गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट की तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रशिक्षण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियाँ दे दी गई है। और भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा था और इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ठीक है, तो ये जो पूरा सेट जो है ना पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, मेंस का जो एग्जाम हुआ था 64 पोस्ट वाला 2024 में, ये पूरा सेट खत्म हो गया है और अब आगे जो है ना शुरू से करेंगे। ठीक है, आपको बता देते हैं कहाँ से कौन सेट खत्म करवाएं और कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी पहले बताते हैं कि जिनको भी बिहार दरोगा का जो बैच स्टार्ट हुआ होमवर्क सीरीज, जिनको भी जुड़ना है आप सभी लोग जुड़ जाइए। इसमें जो है ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस स्टार्ट हुआ है, तो इसका जो है हम डिस्कशन क्लास भी करवा रहे हैं यूट्यूब पे और आपको प्रॉपर्ली तरीके से डेली पीडीएफ भी मिलता है। और इसका जो है ना लुसेंट ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का जो मिलना स्टार्ट हो गया है, इसमें 50 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलता है और लुसेंट सब्जेक्ट का भी मिल रहा है और ये भी जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी 60 संग्रह का मिल रहा है, इसका भी 3500 का मिल रहा है। तो सभी का जो है ना होमवर्क सीरीज आपको स्टार्ट किया गया है। ये सिर्फ बिहार एसआई के लिए है। अगर बिहार एसआई अगर होमवर्क मतलब जुड़ते हैं तो आपको सभी एग्जाम के लिए जो है ना आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए जिनको भी जुड़ना है आप सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत कम फी है। आप सभी लोग इसका डिटेल जो है ना पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर और डिटेल आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर सारा आपको डिटेल आपको सारा दिया हुआ है। और इस बैच में जो है ना आपको सप्ताह में 3 दिन प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट क्लास का होगा आपको सारा इसमें दिया जाएगा। और बाकी जो बिहार दरोगा स्पेशल जो है ना ये बैच बिल्कुल बिहार दरोगा स्पेशल बैच है। इसमें जो है ना आपको ज्ञान बिंदु का जो भी सर जो बैच हम लिए हैं ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा का, उसमें आपको जो भी नोट्स मिलेगा ना, असाइनमेंट जो मिलेगा आपको इस बैच में आपको दिया जाएगा। तो निश्चिंत होकर ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लगाइए हमारी सीट पर। और बाकी आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पे जो है ना शाम में 3 बजे डेली प्रैक्टिस सेट होता है 100 क्वेश्चन का, फुल्ली बिहार दरोगा बेस्ड होता है। तो आप सभी लोग 3 बजे प्रैक्टिस सेट दिया कीजिए और शाम में 7 बजे जो है ना इसका 7500 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी टेस्ट दिया कीजिए और इसका भी डेली ना इस बैच में डेली एक प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ दिया जा रहा है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कम फी है और सभी लोग ज्वाइन करके अपना तैयारी को और मजबूत कीजिए। और बाकी इस चैनल पे आपको डेली आपको क्वेश्चन बैंक और जो सर करवाते हैं ज्ञान बिंदु वाले सर जो रोशन सर हैं वो 100 क्वेश्चन का करवाते हैं और जो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो सारा आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर मिलेगा। और कुछ दिन में जो है ना बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिलेगा और बिहार पुलिस का भी लिया स्टार्ट होगा बिहार पुलिस के लिए भी। तो सभी लोग जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं वो भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप लोग जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जितना आपको बुक दिख रहा है ना, आपको इससे ज़्यादा आपको बुक जो है ना जीके जैसे आपको कहीं पूछेगा भी नहीं, याद रखिए। और इसका तो है आपको पता है कि इसका तो हम डिस्कशन यूट्यूब पे करवा ही रहे हैं और इसका भी करवा रहे हैं, इसका भी करवा रहे हैं, इसका भी करवा रहे हैं, घटाकर का तीनों का भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनको भी जुड़ना है सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसका तीसरा दिन का होमवर्क डाला जा चुका है, तो जिनको भी जुड़ना है सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। 149 फी लग रहा है। बाकी सारा डिटेल आप लोग वहाँ पे आईडी दिया हो, आप आईडी पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं और बाकी आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बाकी आपको आगे बता देते हैं कि कौन कौन जो है ना क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस सेट हम खत्म करवाए हैं और इसका पीडीएफ जो है फुल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि पीडीएफ नहीं डालते हैं। इसका जो है जो हम कंप्लीट करवाए ना सारा पीडीएफ डाला जा चुका है और इसका जो है 50 क्वेश्चन का बाकी था, इसका फुल डिटेल पीडीएफ 1 से लेकर 100 तक हम सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जो है उसको देख लीजिएगा। बाकी जो कुछ अगर लगता है कि हाँ एक बार और हमको देखना चाहिए खुद सेल्फ में, तो आप लोग पीडीएफ से वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी क्लास देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लास से याद होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि क्लास में जो है ना हम कोशिश यही करते हैं कि आपको हर वो क्वेश्चन आपको रिपीट करके आपको क्वेश्चन को याद करवाएं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आगे आपको बताते हैं ना कि कौन कौन जो है ना इसका जो है क्वेश्चन बैंक में हम कौन कौन जो है सेट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। इसको देखिए, जो यहाँ पे जो है ना देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है ना आपको बता देते हैं, इसमें जो 64 पोस्ट पीटी का जो है 16/7/2023 को जो एग्जाम हुआ था, इसका हम पीटी का क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो है ना
और 64 पोस्ट पीटी का और 64 पोस्ट मेंस का, ये दोनों का जो है ना अभी तो कंप्लीट किए मेंस का। ये तीनों सेट जो है ना 64 पोस्ट पीटी का 2024 में जो एग्जाम हुआ था और मेंस का 2024 में एग्जाम हुआ था, दोनों का हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और 64 पोस्ट 2023 में जो एग्जाम हुआ था पीटी का, ये भी कंप्लीट करवा चुके हैं। टोटल जो है इस बुक में 3 सेट हम कंप्लीट डिस्कशन के साथ करवा चुके हैं। तो 3 सेट खत्म हो चुका है। अगला सेट जो आएगा ये 64 पोस्ट 2023 में एग्जाम हुआ था मेंस का, ये 2023 का इसका स्टार्ट होगा। अब यहाँ जो स्टार्ट होगा ना सारा रेगुलर बेसिस पे आपको आगे देखने क्लास मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा और सारा जितना भी सेट दिया सारा आपको सेट में मिलेगा और सारा आप शुरू से आपको क्लास देखने को मिलेगा। बीच में जो बहुत सारा का मैसेज आया था कि 24 वाला करवा दीजिए, तो इसलिए 24 का पहले बीच में जो है ना स्टार्ट करना पड़ा, इसलिए आप इस बात को समझिए। बाकी अगला क्लास में जो है ना 64 पोस्ट जो एग्जाम हुआ था मेंस का, ये क्वेश्चन देखने वाले देखिए 1/9/2023 को एग्जाम हुआ था, इसका जो है ना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।